गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति संतुलन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये केवल पीजीटी के लिए है। जो टीजीटी के स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हैं तो कृपया आप अपना समय बर्बाद न करें और आप स्किप कर जाएं। ठीक है, तो शक्ति संतुलन क्या है आज हम समझते हैं। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जल्दी से जल्दी आप कवर करा दीजिए, क्योंकि इसी से आप लोगों को डर लग रहा है। तो जब मैं हूँ तो डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों का बिल्कुल सिलेबस, कोशिश रहेगी मेरी कि हर चीज़ों से रूबरू आप लोगों को करवा दूं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और आप अच्छे से एग्जाम में पार्टिसिपेट करें और सिलेक्शन ले सकें। तो देखिए, शक्ति संतुलन क्या है। देखिए, शक्ति संतुलन क्या कहता है कि अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। ठीक है, अब शांति और युद्ध का क्या लेना देना है, तो समझते हैं हम क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो शक्ति संतुलन है वो क्या करना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या करना चाहता है, दो राष्ट्रों के बीच बांटना चाहता है। देखिए, दो राष्ट्रों के बीच इसको बिल्कुल बराबर बराबर बांटना चाहता है, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जब शक्ति संतुलन का ये आदर्श रूप है, अगर दो गुटों में बराबर बराबर ये बटा रहेगा, तब क्या होगा कि कोई किसी के ऊपर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। ठीक है, कोई किसी के ऊपर, क्योंकि आप किसी के ऊपर अटैक कब करते हैं, जब आपको लगता है कि सामने वाला आपसे कमज़ोर है, तभी तो अटैक करते हैं। लेकिन अगर पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय खेमा है अगर दो गुटों में बटा हो, दो पावर में बटा हो, तो क्या होगा, तब कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ भी बैलेंस, यहाँ देखिए गड़बड़ हो रहा है ना, इधर ज़्यादा हो गया इधर कम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा भारी हो गया तो ये इसको खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जिसका पलड़ा कमज़ोर होगा उसको खतरा क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो शक्ति संतुलन यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। देखिए, शक्ति संतुलन का दृष्टिकोण क्या कहता है कि यदि शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दो या अधिक राष्ट्र के बीच शक्ति को बांटना चाहता है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने का साहस न कर सके। ये क्या है, एक प्रकार का एक तुल्यभारिता है, सापेक्ष अवधारणा है, गतिशील और परिवर्तनशील है। ठीक है, कैसे है, जैसे मान लीजिए तुल्यभारिता, बैलेंस होना चाहिए। सापेक्ष अवधारणा है, अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा, वो बिल्ली वाली और बंदर वाली कहानी सुनी होगी। अगर दो पड़ला है तो वो क्या करता है, जब दो बिल्लियाँ झगड़ती हैं तो ये इसमें से थोड़ा सा तोड़ के काटता है, तो फिर ये वाला जो है आपका हल्का हो जाता है, फिर इधर से तोड़ के खाती है ये हल्का, और इस तरह से जो है वो बंदर क्या करता है, पूरा का पूरा रोटी खा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सापेक्ष अवधारणा है। अगर एक पलड़े में से थोड़ा सा कम होगा, या फिर कह सकते हैं कि एक पलड़े में थोड़ा सा भारी होगा तो दूसरा हल्का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर भारी होगा तो ये हल्का हो जाएगा। इस तरह से क्या है, सापेक्ष अवधारणा है। गतिशील और परिवर्तनशील है। गतिशील और परिवर्तनशील क्यों है, क्योंकि हर राष्ट्र अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, तो हर कोई अपनी शक्ति में वृद्धि करेगा, पावरफुल होगा। तो जब एक पावरफुल होगा तो दूसरा कमज़ोर होगा, तो वो भी पावरफुल होने के लिए वो भी और हथियारों को मंगाएगा, या फिर उसका जो है प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह से क्या है, आविष्कार करेगा। तो जब वो जो है भारी होगा तो दूसरा वाला कमज़ोर होगा। यही तो हो रहा है हमारे चाइना के साथ, या फिर इंडिया के साथ, या फिर विश्व की जो और महाशक्तियाँ हैं उन सभी के साथ। ठीक है, तो क्या है, देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले शक्ति का केंद्र कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। यहाँ पे पूरा पावर जो है सेंटर में था। ठीक है, पूरी पावर इन्हीं के पास थी, पूरे दुनिया पे यही राज कर रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए पावर में आता है। ठीक है, और यूएसएसआर आता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या बन जाते हैं, ये दो महाशक्तियाँ, यानी कि पूरा जो विश्व है वो दो खेमों में बढ़ जाता है। एक तरफ यूएसए का गुट होता है और एक तरफ जो है यूएसएसआर का गुट होता है। ठीक है, तो देखिए क्विंसी राइट ने क्या कहा है। क्विंसी राइट का स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन
निम्नलिखित तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है। जो शक्ति संतुलन है उसके लिए इन्होंने बताया है कि कुछ तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है। और ये सारे जो इन्होंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक एक पॉइंट इसका पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा देखते हैं। इन्होंने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सदैव तत्पर रहे और अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए भी तैयार रहे। तो क्या कहा इन्होंने कि प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सदैव तत्पर रहे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय हित को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, तभी आपको आगे के लेक्चर समझने में आसान होगा, मज़ा आएगा। ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए और अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा जो इन्होंने बात कही है वो कही कि राष्ट्रीय हितों के लिए निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय हितों के लिए क्या करना पड़ता है, निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि शक्ति संतुलन को तभी स्वीकार करता है जब वह अन्य राष्ट्र की तुलना में अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझता है। तो यानी कि ये क्या कहते हैं कि कोई भी जो राष्ट्र है वो शक्ति संतुलन को तभी एक्सेप्ट करता है, तभी स्वीकार करता है जब उसको लगता है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, कमज़ोर होगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो शक्ति संतुलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को मापा जा सकता है और उसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को मापा जा सकता है और उसका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। और कहा है इन्होंने कि किसी भी, तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये 4 पॉइंट बताए हैं, ये 4 तत्व इन्होंने बताए हैं जिसके द्वारा निर्धारित होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व करता विदेश नीति को शक्ति के रूप में ही स्वीकार करता है। तो किसी भी राष्ट्र का जो नेतृत्व करता होता है, ठीक है, जो उसका प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है या हम कह सकते हैं जो हेड होता है, वो क्या करता है, विदेश नीति को शक्ति के रूप में ही स्वीकार करता है। तो ये किसने कहा था, तो ये बताया था क्विंसी राइट ने। तो क्विंसी राइट ने 4 एलिमेंट बताए हैं, 4 तत्व बताए हैं शक्ति के संतुलन के। याद रखिएगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं पामर और पार्किंस की। पामर और पार्किंस की बात करते हैं। इनके द्वारा शक्ति संतुलन के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। तो इनके द्वारा देखिए शक्ति संतुलन के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो पहला इन्होंने बताया कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अनिवार्य आवश्यकता है। क्या बताया दोस्तों इन्होंने कि शक्ति संतुलन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अनिवार्य आवश्यकता है, परंतु यह एक परिवर्तनशील एवं गतिशील अवधारणा है। इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि परिवर्तनशील और गतिशील अवधारणा है और इन्होंने शक्ति संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अनिवार्य आवश्यकता बताया है। देखिए दूसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि शक्ति संतुलन उपयोगी है। शक्ति संतुलन क्या है दोस्तों, उपयोगी है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र इसके लिए प्रयत्नशील रहे। शक्ति संतुलन क्या है, उपयोगी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, तो शक्ति संतुलन की आवश्यकता लोकतांत्रिक व अधिनायकवादी दोनों प्रकार के देशों को पड़ती है, यानी कि दोनों के लिए लाभकारी है और दोनों में पाया जाता है। यानी कि जो लोकतांत्रिक देश है वो चुपचाप न बैठे कि हम तो लोकतांत्रिक हैं भैया, हमारे ऊपर कौन अटैक करेगा। तो चाहे लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी हो, दोनों प्रकार के देशों के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये डिफिनीशन किसकी थी, ये मतलब लक्षण बताए थे पामर और पार्किंस ने। राष्ट्रीय हित पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने पामर और पार्किंस के बारे में पढ़ा था, उनके सिद्धांतों के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट, इनकी बात करते हैं। इन लोगों ने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा वास्तव में सैन्य शक्ति के रूप में है। इन्होंने क्या कहा कि जो राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसमें शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है वो सैन्य शक्ति के रूप में है। ठीक है, और इन्होंने, लेकिन अगर हम मार्गेंथाउ की बात करें तो मार्गेंथाउ ने इसे अस्वीकार करके क्या किया था, इसे राजनीतिक शक्ति के नाम से संबोधित किया था। मार्गेंथाउ की बात करें तो उसने सैनिक शक्ति को अस्वीकार किया था और किसकी बात की थी, राजनीतिक शक्ति की बात की थी। ठीक है, तो शक्ति के स्रोत क्या होते हैं, शक्ति के स्रोत होते हैं ज्ञान,
प्राप्तियां, संगठन का आधार, ये क्या होते हैं? ये शक्ति के स्रोत होते हैं, शक्ति के स्रोत होते हैं। ठीक है, राजनीतिक शक्ति की अगर बात करें, राजनीतिक शक्ति की अगर बात करें तो शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति की बात इन्होंने की है। ठीक है, तो राजनीतिक शक्ति में क्या क्या होता है? शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। ठीक है, तो देखिए आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कम समय है और कम समय में आप लोगों के सिलेबस को से पूरा रूबरू होना है, और जिस तरह से टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों को ज़्यादा कुछ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बस इतना पढ़ के जाएँ, इसमें उनके काम भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए मार्गेंथाउ की बात करते हैं। मार्गेंथाउ को हम लोगों ने पढ़ा था, यथार्थवादी विचारक है, शक्ति की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रीय हित की बात करता है, नैतिकता से दूर रहता है, आदर्शवाद का विरोध करता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था आदर्शवाद में। मार्गेंथाउ को देखते हैं, यहाँ पे शक्ति संतुलन के बारे में इनके क्या विचार है। ये कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र अधिक से अधिक राजनीतिक शक्ति को अपने आप में केंद्रित करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। तो मार्गेंथाउ देखें जहाँ भी आएंगे ये यथार्थवादी विचारक है, शक्ति की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, पावर गेन करने की बात करेंगे। ठीक है, संघर्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो शक्ति है, शक्ति का प्रयोग किस में किया जाता है? समझाने में, प्रलोभन में और दंड देने में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि शक्ति का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए? तो पहले कहा कि इन्होंने कहा पहले प्यार से समझाओ, अपनी बातों को मनवाओ। ठीक है, प्यार से अगर कोई मान जाता है तो उसको दंड देने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से समझाओ। प्यार से नहीं मानता है, थोड़ी सी कूटनीति चलाओ, उसको प्रलोभन दो, उसके हित की कुछ चीज़ें उसके लिए करो। ठीक है, प्रलोभन से अगर मान जाता है तो अच्छी बात है, और इसके बाद भी नहीं मानता है तो अब कुछ नहीं, अब दल लाद घसा, यानी कि उसको दंड देने की ज़रूरत आ गई है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि शक्ति का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए इस क्रम में। चलिए 1990 और 91 की अगर बात करें तो ये वैश्वीकरण शुरू हो जाता है, बाजारवाद, यानी कि यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है 90s के दौर में, और जो यूएसएसआर है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब शक्ति संतुलन जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? आर्थिक पे, यानी इकोनॉमिक्स पे निर्भर करता है, आर्थिक आयाम पर आधारित होता है। और जो यूएसए होता है, यूएसए जो है पावरफुल बन के उभरता है। ठीक है, पावरफुल। और यहाँ पे क्या होता है? एलपीजी रिफॉर्म होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि जो यूएसएसआर था वो भी झुकने लगता है अमेरिका की तरफ, क्योंकि उसको भी धन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ पावर होता है वो किसके पास चला जाता है? वो चला जाता है अमेरिका के पास। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शक्ति संतुलन है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। ठीक है, ये गतिशील है और परिवर्तनशील है। ठीक है, कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई देश जो है किसी का परमानेंट इनमी होता है और न ही किसी का परमानेंट फ्रेंड होता है। ठीक है, न तो उसका जो है परमानेंट किसी का दुश्मन होता है और न ही कोई देश जो है किसी दूसरे देश का परमानेंट मित्र होता है। ये जो शक्ति संतुलन है ये गतिशील रहता है, परिवर्तन रहता है, और हर कोई अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना चाहता है, और राष्ट्रीय हित की पूर्ति के हिसाब से उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, जो संबंध हैं देशों के बीच में वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सिंपल सा जैसे आप देख सकते हैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कभी अमेरिका हमारा जो है कट्टर दुश्मन हुआ करता था। कट्टर दुश्मन मतलब अमेरिका नहीं था, पाकिस्तान के साथ था, हमारे दुश्मन देश के साथ में था, वो हमारे अगेंस्ट में था। ठीक है, और आज ऐसी कंडीशन है कि आज जो है अमेरिका हमारे फेवर में है, हमारे साथ में है। ठीक है, रसिया जो हमारा बिल्कुल पुराना सच्चा दोस्त हुआ करता था वो यूएसए के अगेंस्ट हमारे साथ आ गया था 1971 के वार के समय। वो आज किसके तरफ झुकाव है उसका? चाइना की तरफ, क्योंकि उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है उसकी वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और उसका राष्ट्रीय हित क्या कहता है? उसका राष्ट्रीय हित है कि वो जो है अपने इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करे, इसलिए उसका झुकाव किसकी तरफ है? उसका झुकाव है चाइना की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए जो शक्ति संतुलन है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है और ये गतिशील होता है और परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो इनकी आलोचना भी होती है। ये जो शक्ति संतुलन की जो बातें की गई है इसकी आलोचना हुई है। आलोचना किस आधार पे हुई देख लेते हैं
कि आलोचना में कहा गया है कि शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा प्रत्येक राष्ट्र जो है, यानी कि इसमें क्या होता है, शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। कैसे? प्रत्येक राष्ट्र प्रतिस्पर्धा में संलग्न होता है, अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और इससे क्या होता है कि शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो शस्त्रीकरण है दृढ़ मानसिकता का जन्म होता है, शस्त्रीकरण की दृढ़ मानसिकता का जन्म होता है। हर देश अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तरीके के शस्त्र को कलेक्ट करना चाहता है, जिससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति की जगह अराजकतापूर्ण स्थिति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक संसाधनों का संपूर्ण प्रयोग हथियार व शस्त्रीकरण पर व्यय करने लगता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश क्या करना चाहता है, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, बैलेंस में मेंटेन रखने के लिए क्या करता है कि अपने आर्थिक संसाधनों का जो संपूर्ण प्रयोग है उसको हथियार में, शस्त्रीकरण में व्यय करने लगता है। तो पता चलता है कि इससे राष्ट्र के विकासात्मक जो कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इन जो शस्त्रों की खरीद फरोख्त होती है, आपको पता है कितनी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, कितने महंगे महंगे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विकासात्मक कार्य जो है वो उपेक्षित हो जाते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत जो है बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्र के लिए तो उपयोगी है। शक्ति संतुलन किसके लिए उपयोगी है? बड़े राष्ट्र एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए तो उपयोगी है, किंतु जो छोटे राष्ट्र हैं इनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो छोटे राज्य बेचारे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का आयात करें और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। तो इसलिए ये किसके लिए अच्छा है? तो ये अच्छा किसके लिए है? तो जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो छोटे राष्ट्र हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा शक्ति संतुलन का दृष्टिकोण कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सामूहिक सुरक्षा पढ़ते हैं। सामूहिक सुरक्षा भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सामूहिक सुरक्षा क्या है? देखिए, आदर्श जो कंडीशन है सुरक्षा की वो क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि एक सभी के लिए व सभी एक के लिए। क्या मतलब है इसका? एक सभी के लिए, एक जो है सभी के लिए तत्पर रहेगा और सभी एक के लिए। किस कंडीशन में? ठीक है, तो देखिए अभी हम इसको बाद में समझते हैं, पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो शक्ति संतुलनकारी सिद्धांत है, ठीक है, शक्ति संतुलन जो वादी सिद्धांत था, शक्ति संतुलनवादी जो सिद्धांत था उसके विकल्प के रूप में आता है सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, क्योंकि जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत था वो विकसित व शक्तिशाली राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त था, परंतु जो छोटे थे या कमजोर राष्ट्र थे इनकी सुरक्षा देने में असमर्थ था। तो इसलिए उसके जो है विकल्प के रूप में सामूहिक सुरक्षा की भावना आती है। और इसमें क्या है कि एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या है? जब एक से अधिक राष्ट्र आपस में मिलकर आपस में समझौता कर लेते हैं या वचनबद्ध होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। और किस बात के लिए वचनबद्ध होते हैं? कि अगर एक राष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, ठीक है, तो यानी कि एक राष्ट्र के ऊपर किया गया आक्रमण अन्य सभी राष्ट्र पर किया गया आक्रमण माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि एक जो है सभी के लिए और सभी एक के लिए। ठीक है, तो अगर किसी राष्ट्र के ऊपर, किसी एक के ऊपर अगर अटैक किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि सभी राष्ट्र पर वो आक्रमण किया गया है और जो बाकी के सभी राष्ट्र होंगे वो सब मिल करके उस आक्रमणकारी राष्ट्र के ऊपर अटैक कर देंगे। और क्या होगा? जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है उसको क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। यही तो होता है हमारे समाज में। हम एक समूह में, एक समुदाय में रहते हैं, ठीक है, और समुदाय में क्या होता है कि अगर हमारे समुदाय में किसी एक के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो बाकी के जो लोग आते हैं मिल करके उस समस्या को सुलझाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात समस्या सुलझाने की नहीं है, सही और गलत देखने की बात नहीं है। यहाँ बस ये कहा गया है कि अगर किसी एक के ऊपर अटैक होता है तो क्या करना है? सभी लोगों को एक साथ वचनबद्ध हैं, ठीक है, आबद्ध हैं और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो इस अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना हो जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की, इसका मूल उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र इस नियम से आबद्ध होते हैं कि एक राष्ट्र पर आक्रमण
सभी पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम रिट्रीट करते हैं, तो उसी तरह से अगर किसी के एक के ऊपर आक्रमण होता है तो बाकी सभी लोग उसको अपने ऊपर आक्रमण लेंगे और उसकी हेल्प करने आएंगे, और जो आक्रमणकारी राष्ट्र है उसको जो है उसके ऊपर अटैक कर देंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित है। किस पे सुरक्षा आधारित है? राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित है। ये एकल विषय नहीं है बल्कि एक प्रकार का सामूहिक विषय है। क्या है? सामूहिक विषय है। तो आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध संगठित होना आवश्यक है। यह सामूहिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग एक साधन के रूप में करना है। किस रूप में करना है? एक साधन के रूप में करना है, और जो साध्य है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो जो सब लोग तो सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग कर रहे हैं वो एक साधन के रूप में कर रहे हैं, और उद्देश्य क्या है, यानी कि साध्य क्या है? वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति। दूसरी विशेषता है कि सामूहिक सुरक्षा यह स्वीकार करती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से युद्ध या आक्रमण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो सामूहिक सुरक्षा है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उससे युद्ध को या आक्रमण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों में स्वाभाविक टकराव होता रहता है। सभी के राष्ट्रीय हितों में जब टकराव होगा, अपने अपने हितों की लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है वहाँ पे युद्ध हो ही जाएगा। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं हो सकती है। इसका सिद्धांत क्या है कि जो किसी भी एक राष्ट्र की सुरक्षा की अगर बात करें, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं हो सकती है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो संभावित आक्रमण को रोकने के लिए सभी राष्ट्र सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है, संभावित आक्रमण को रोकने के लिए सभी राष्ट्र क्या होंगे? सदैव तत्पर रहेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर बल अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी मान्यता प्रदान करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर बल देता है जो सामूहिक सुरक्षा है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी मान्यता प्रदान करता है। तो विश्वव्यापी सरकार के गठन को ये क्या करता है? अस्वीकार करता है। यानी कि विश्वव्यापी सरकार के गठन को अस्वीकार करता है। यह शक्ति संतुलन तथा विश्वव्यापी सरकार के मध्य कार्य करता है। ये शक्ति संतुलन और जो विश्वव्यापी सरकार है, ठीक है, जो इसके पहले हम लोगों ने शक्ति संतुलन देखा, और जो विश्वव्यापी सरकार है ये विश्वव्यापी सरकार तो नहीं बनाना चाहता है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये स्टे करता है और इन दोनों के बीच में कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए इनकी आलोचना किस आधार पर होती है? लिपमैन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलोचना की है। ये तो व्यवहारिक ही नहीं है। ठीक है, ये व्यवहारिक नहीं है। क्यों व्यवहारिक नहीं है? क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय हित हैं इनमें जो है हमेशा टकराव होता रहता है। ठीक है, और जब इनके बीच टकराव पाया जाएगा तो यह जो गठबंधनीय सुरक्षा है इसके प्रति कैसे संकल्पबद्ध हो सकते हैं। देखिए वाल्टर लिपमैन ने तो यहाँ तक व्यंग्य कहा है कि यदि किसी शल्य चिकित्सक से किसी रोगी की टांग को काटने के लिए कहा जाए, यानी कि कोई शल्य चिकित्सा है, ठीक है, उसको ऑपरेशन करना है और रोगी की टांग को काटना उसे पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए अगर उसको स्वयं की बाह काटना पड़े तो क्या वो ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए अगर हम चोरों की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल दिया, यदि चोरों, हत्यारों और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को युद्ध आरंभ कर देना पड़े, देखिए यानी कि जो चोर हैं, हत्यारे हैं, जो ट्रैफिक के नियम को तोड़ रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अगर युद्ध आरंभ करना पड़े, और जिसमें न्यायालय, कारागार तथा घर सभी नष्ट हो जाएं, तो हमारे नगरों में कानून को कोई क्रियान्वित नहीं हो सकेगा, कोई क्रियान्वित उसको नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि चोरों, हत्यारों और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने के लिए अगर एक युद्ध आरंभ करना पड़े और उस युद्ध में न्यायालय, कारागार सब कुछ अगर नष्ट हो जाए, तो फिर कानून को क्यों क्रियान्वित किया जाएगा? तो कानून की कोई क्रियान्विति नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि सूअर को भुनने के लिए अनाज के गोदामों में आग नहीं लगाए जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने ज़बरदस्त जो है इसका जो है आलोचना किया है, व्यंग्य किया है। और यह सिद्धांत किसी अस्थायी शांति की खोज नहीं कर पाता है,
सामूहिक सुरक्षा की गारंटी लेने वाले राष्ट्र के पास कोई संप्रभु या बाध्यकारी सत्ता नहीं पाई जाती है। इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई संप्रभु या बाध्यकारी सत्ता नहीं है कि वो दूसरे को रोक पाएंगे। तो जो शक्तिशाली राष्ट्र है, जब शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए समर्थ हैं तो वो गठबंधन का सदस्य क्यों बनेंगे, पहली बात तो ये है। और जब शक्तिशाली राष्ट्र इस गठबंधन में नहीं आएंगे, सदस्य नहीं होंगे, तो गठबंधन जो है शक्तिशाली कैसे होगा, शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो अब हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने सबसे पहले दिखाया था आप लोगों को। देखिए, जो आदर्श स्थिति है सामूहिक सुरक्षा की वो तो ये होनी चाहिए कि भैया ये इधर देखिए, जो पहला वाला चित्र है कि सभी लोग एक साथ जो है इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और सभी लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब देखिए, अगर अ और ब दो राष्ट्र हैं, अ ने मान लीजिए कि बी के ऊपर अटैक कर दिया तो ये सभी मिलके क्या करेंगे, ए के ऊपर अ के ऊपर अटैक कर देंगे और इसको क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति हो जाएगी, डर के मारे ये भाग सकता है या फिर इसकी सुरक्षा हो जाएगी, इसको हरा करके युद्ध भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक कंडीशन है, वास्तविक कंडीशन अलग है। वास्तविक कंडीशन कैसी है, देखिए, पहली बात तो जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो तो अलग बिद के पड़े हैं, उनको कह रहे हैं कि हमको इस सामूहिक सुरक्षा में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, वो इतने पावरफुल हैं। अब मान लीजिए कि दो गुट बन गया ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे अगर ब पे अटैक करता है तो कुछ इसके समर्थक हो जाते हैं, कुछ इसके विरोध में हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से तो फिर वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो सामूहिक सुरक्षा का युद्ध है वह यथास्थिति की स्थापना के लिए होता है। जो सामूहिक, तो इन लोगों ने आलोचना की है, तो इसके बाद ये कहा गया है कि जो सामूहिक सुरक्षा का युद्ध है स्टेटस क्यो के लिए है, यानी कि यथास्थिति की स्थापना के लिए होता है। इसलिए सामूहिक सुरक्षा को लिपमैन ने क्या कहा है, यथा स्थिति का संरक्षक कहा है, यानी कि जो जिस कंडीशन में सब लोग हैं उसी कंडीशन में रहें। ठीक है, तो उसी यानी कि जैसे स्टे हो जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब गांव में जाइए और गांव में जब मारपीट होती है दो गुटों के बीच में, कोर्ट में लोग जाते हैं तो कोर्ट से यहाँ से वहाँ क्या ले आते हैं, स्टे आर्डर ले आते हैं। और स्टे आर्डर ले आते हैं यानी कि जिसका जैसे कब्जा है, यथास्थिति यानी कि स्टेटस क्यू हो जाता है। तो इसमें जो पावरफुल लोग होते हैं जब तक वो स्टे लेके आते हैं तब तक वो जो है अपना ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और जब स्टे हो जाता है तो उतने पे वो रुके रह जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारा कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर के मुद्दे को लेके जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चले गए थे यूएनओ में, और ये यूएनओ ने क्या किया, यथा स्थिति बरकरार कर दिया कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुका रहा है। इससे क्या हुआ, भारत को लॉस हो गया। अगर भारत चाहता, ठीक है, तो क्या करता, एक बार पहले अटैक करता, अपने कब्जे में ले लेता अपनी चीज़ों को, उसके बाद जाता, तब यथास्थिति बरकरार होती तो हमको इस तरह से फ़ायदा मिलता। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि हम एक आदर्शवादी देश थे और हमने जो है हम अभी नई नई आज़ादी पाए थे और हमको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। तो आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने इन दो टॉपिक को बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही कम शब्दों के साथ समझने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप लोग एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, शक्ति संतुलन पढ़ा और सामूहिक सुरक्षा पढ़ लिया। ठीक है गाइज, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग स्टडी करते रहें, एंजॉय करते रहें और अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें। सिलेक्शन एनी हाउ आप लोगों को इस बार लेना है 2021 में। हमारे साथ लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन तो हम लेके रहेंगे। थैंक यू गाइज।